चैप्टर में सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो पीएच पेपर, सॉरी, इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी। फिर उसके बाद अभिसारक अभिक्रिया कैसे दूसरे तत्वों के साथ, दूसरी चीजों के साथ उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले देखा था कि अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। फिर उसके बाद धातु अम्ल की देखी थी, फिर धातु क्षारक की देखी थी। फिर उसका दूसरा टॉपिक आया था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु कार्बोनेट मतलब कि सोडियम कार्बोनेट जैसे, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो उसके साथ भी अभिक्रिया देखी थी। दोनों ही केस में हमको जो है वो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती थी। ये हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक को आपस में मिला दें तो वो कैसे अभिक्रिया करते हैं। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण की प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण की प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, देखो, उदासीनीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जहाँ पर अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं उसको हम उदासीनीकरण की प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। एक प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल में क्या करा हुआ है उन्होंने, परख नली में लगभग 2 ml NaOH लेने को बोला है। NaOH क्या है, NaOH जो है वो क्षारक है ना। NaOH क्या है, क्षारक। और बोल रहे हैं कि इसमें जो है वो 2 बूंदे फिनैप्थेलीन विलयन की डाल दे। फिनैप्थेलीन क्या कर देता है, इसका कलर चेंज करने के लिए डालते हैं। आपने कई सारे प्रैक्टिकल में देखा था, पानी जैसे लिक्विड होता है लेकिन कलर चेंज कर देता है जैसे अम्ल के कांटेक्ट में आता है ना। अभी जब हम NaOH में फिनेप्थलीन डालेंगे तो विलयन का रंग जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ही वाइट रहेगा। इस विलयन में 1 बूंद तनु HCl विलयन डालिए, अम्ल मिला देना है। HCl क्या हो जाएगा, अम्ल, है ना। HCl क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। सॉरी, एक एक गलती बोल दी मैंने। यहाँ पर जैसे ही आप NaOH में फिनेप्थलीन डालेंगे तो विलयन का रंग बदल जाएगा, पिंक हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हम जो है वो अम्ल डालेंगे, उसमें HCl डालेंगे, वैसे ही जो है वो मिश्रण का रंग जो है वो वापस चेंज होता जाएगा। अम्ल बनाने के बाद फिनेप्थलीन का रंग क्यों बदल गया, मतलब पहले हम जैसे ही क्षारक में ये डालेंगे फिनेप्थलीन तो इसका रंग पिंक हो जाएगा, जैसा अपन ने प्रैक्टिकल में देखा था। और उसमें जैसे जैसे हम एसिड डालते जाएंगे, जैसे ही डालेंगे वैसे ही रंग जो है वो वापस हो जाएगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि फिनेप्थलीन का रंग क्यों बदल जाता है। आप उपरोक्त मिश्रण में NaOH की बूंदे कुछ फिर से मिलाइए। जैसे ही हम फिर से विलयन में NaOH की बूंदे मिलाएंगे फिर से गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा हमको। आपके विचार से ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इस प्रैक्टिकल में क्या किया हुआ है उन्होंने, एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, NaOH डाल दिया, है ना, NaOH भर दिया। ये कर दिखवा चुका हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो, जिन बच्चों ने देखा है उन्होंने याद होगा उनको। जैसे ही NaOH में फिनेप्थलीन की कुछ बूंदे डालेंगे, कुछ बूंदे जैसे ही फिनेप्थलीन की इसमें जाएगी, इसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। इसका पूरा कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, है ना। इसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, थोड़ी सी बूंदे हम HCl की जैसी डालेंगे इसमें, कुछ मात्रा में हम जैसे इसमें HCl की बूंदे डालेंगे तो इसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, फिर से इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसा पहले था ना वैसा के वैसे ही हो जाएगा फिर से। और इसके बाद यदि हम NaOH फिर से इसमें कुछ मात्रा में डाल दें, अगर हम NaOH की मात्रा कुछ फिर से इसमें आपस में मिला दें तो इसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा। अजीब बात नहीं है, ये वाला प्रैक्टिकल अपन करके देखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, जब भी हम फिनेप्थलीन एक इंडिकेटर है, संश्लेषित सूचक है ये। और वो किसके लिए दिखाता है, वो अंतर वो क्षारक के लिए दिखाता है। जैसे हल्दी दिखाती है ना क्षारकों के लिए, वैसे ही फिनेप्थलीन भी क्या दिखाता है, क्षारकों को जैसे ही मिलाया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो फिनेप्थलीन को जैसे ही हम क्षारक में मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर जो है वो क्षारी क्षारी क्षारक होने के कारण से, देखना आप ध्यान से सुनना इस बात को। पहले हमने क्या मिलाया था, हमने एक बीकर लिया था उसमें NaOH लिया था। ये पूरा क्या था, NaOH था। जब NaOH क्या होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक में हमने जैसे ही फिनेप्थलीन डाला, जैसे फिनेप्थलीन डाला तो फिनेप्थलीन इंडिकेटर है और विलयन का रंग कैसा कर देगा ये, विलयन का रंग जो है वो पीला कर, वो पिंक कर देगा, क्योंकि ये इंडिकेटर है ना। क्योंकि विलयन क्षारीय था इसलिए इसका रंग कैसा हो गया, पिंक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसमें एसिड डाला। फिर हमने इसमें थोड़ा सा बूंद बूंद करके एसिड डाला। जब एसिड डालेंगे तो ये क्षारक जो था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, ये विलयन जो है धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लीयता में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जैसे ये अम्लीय होगा, क्योंकि फिनेप्थलीन अम्ल का सूचक नहीं है, अम्ल का सूचक नहीं बताता है, तो कलर कैसा हो जाएगा, फिर से जैसा पहले था व्हाइट कलर का, वैसा क्या वैसा पहले से ऐसा कलर हो जाएगा।
है ना, जैसे हम उसमें HCl डालेंगे, क्योंकि अम्लीयता का सूचक नहीं है फेनेप्थ्रीन। और फिर उसके बाद फिर मैंने वापस जैसे ही क्षारक फिर से NaOH डाल दूंगा इस विलयन में, तो फिर से विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और फिर से फेनेप्थ्रीन का कलर दिखने लगेगा, पिंक दिखने लगेगा। मेरे ख्याल से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ये रंग परिवर्तित क्यों हो रहा है। ये प्रोसेस हो रही है, विलयन पहले क्षारीय था, फिर उसके बाद जैसे अम्ल मिलाया तो विलयन अम्लीय हो गया, फिर उसके बाद फिर से क्षारक मिलाया तो फिर से क्षारीय हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोसेस निकल रही है। उपरोक्त अभिक्रिया में हमने प्रक्षेपण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपण प्रेक्षण, सॉरी भाई लोग वीडियो चालू मत करा करो यार। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अभिक्रिया लिखी हुई है। NaOH प्लस HCl चेंजेस टू NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, लवण है। H2O क्या है, पानी। मतलब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और पानी बनता है। ये जनरलाइज फॉर्म में हो रहा है, नीचे लिखा हुआ भी, ये देखो, ये वाली चीज आपको हर पॉइंट के बाद ये वाला इस प्रकार का वो दिख रहा है, मैंने बताया भी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षारक और अम्ल की क्रिया करवाने पे क्या बनता है, लवण और पानी बनता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या कर भाई, क्षारक कौन सा लिया था, क्षारक कौन सा लिया था, NaOH लिया था, सॉरी, क्षारक लिया था NaOH, और अम्ल कौन सा लिया था, HCl, है ना। एक बार हम इस अभिक्रिया को लिख के देख लेते हैं अपने पेन की स्क्रीन पर, ताकि अपन का जो है वो कंफर्मेशन हो जाए कि हम कैसे अभिक्रिया लिखते हैं। और हम जब देखते हैं तो अभिक्रिया इजी लगती है, लेकिन लिखने बैठते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं, है ना। तो हमने क्षारक कौन सा लिया है, हमने क्षारक लिया है NaOH। इसका नाम क्या है, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का हो जाएगा सोडियम, OH का हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। हमने ये क्या लिया है, क्षारक, ऐसा क्षारक लिया है। क्षारक की क्रिया किससे करवाना है, अम्ल से करवाना है। अम्ल हमने क्या लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है इसको। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलता है, लवण और पानी। हमको ये याद है कि लवण और पानी मिलता है, तो हमने सबसे पहले पानी निकाल दिया। लवण क्या बन रहा है उसके बाद देखेंगे। पानी जैसे निकाला, यहाँ पर देखो पानी निकालने के लिए ये देखो H2O दिख रहा है, ये H2O ये निकल गया है। बचा हुआ क्या है, Na बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है। इसी के आधार पर हम क्या लिख देंगे, लवण का नाम लिख देंगे NaCl। NaCl वही है जो हम घर में खाते हैं, नमक, है ना। NaCl बना लेता है और पानी बना लेता है। तो जब भी हम क्षारक की क्रिया, जब भी हम क्षारक की क्रिया अम्ल से करवाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी, है ना। क्योंकि क्योंकि इसका रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की प्रोसेस। क्षारक और अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो लवण और पानी बनता है, लवण और पानी बनता है, लवण और पानी बनता है। और इस पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण की प्रोसेस। उदासीन क्यों कर, उदासीनीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्या मैंने आपको पीएच मान अभी समझा दिया है, पीएच मान नहीं समझाया। उदासीनीकरण एक बार फिर से नहीं। समझाऊंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा पीएच मान पढ़ने के बाद, या पीएच मान पढ़ने के पहले एक और पार्ट टॉपिक आएगा उदासीनीकरण का, उसमें अपन बहुत अच्छे से देखेंगे उदासीनीकरण की प्रोसेस। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप याद रखेंगे। क्षारक और अम्ल की क्रिया करवाने पर लवण और पानी बनता है, ठीक है ना। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है उसमें। NaOH हमने क्षारक लिया हुआ है, HCl उसमें अम्ल लिया हुआ है, क्या बना रहा है वो, लवण बना रहा है NaCl, और पानी बना रहा है H2O। तो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो आज ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी। फिर उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन के पास पढ़ते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ध्यान रहे यहाँ पर लिखा हुआ है अम्लों के साथ, क्षारकों के साथ नहीं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का सरल शब्द में वो मतलब है धातुओं के ऑक्साइड। धातुएं कौन कौन सी होती हैं, Na, जिंक, Na मतलब सोडियम, Zn मतलब जिंक, कैल्शियम Ca, है ना। ये सब धातु है, इनके ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड की जो अभिक्रिया होगी वो होगी Na2O। जैसे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, है ना। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। तो हम ये देखेंगे कि अम्लों की क्रिया, अम्ल मतलब HCl और H2SO4 की क्रिया, HCl या फिर H2SO4 की क्रिया, H2SO4 की क्रिया इन सभी चीजों से, धातुओं के ऑक्साइड से करवाई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसी में कॉपर ऑक्साइड भी आ सकता है, जिसका हम इसमें यूज भी करेंगे ना, कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है, CuO बोलते हैं, Cu2O, सॉरी।
कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, हिलाते हुए उसमें थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, ध्यान विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जो हमारी कॉपर की गुंड वगैरह होती है घर में, तांबे की गुंड वगैरह होती है, उसको हम एसिड से साफ नहीं कर सकते। एसिड से साफ करोगे तो स्टार्टिंग में तो वो चमक जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उस पर जो है वो हरी परत जमती जाती है। जैसे जैसे वो एसिडिक होती जाती है, जैसे जैसे तांबा एसिड से क्रिया करते जाता है, एक हरी परत जमा होता जाता है, जो जो कॉपर ऑक्साइड की परत होती है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो हम धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो लवण और जल बनता है ना। इसलिए हम कभी भी बोलते हैं, आपको आपको याद होगा, आपने घर में भी देखा होगा, जो घरों में जो गुंड यूज की जाती है, कॉपर तांबे की जो गुंड वगैरह यूज की जाती है, उसको कभी भी धातुओं को देखोगे आप एसिड से नहीं साफ किया जाता है, कभी भी एसिड से साफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि और ऐसे ही मालूम आपको, घर में देखा होगा मम्मी वगैरह बोलती हैं कि दही या मही को हम तांबे के बर्तनों में नहीं रखते। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ना ही अचार जो कि एसिडिक होता है, वो भी अम्लीय होता है अचार भी, है ना ही हम दही या ना ही मही, इन कोई भी चीज जो कि एसिडिक है उसको कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखा जाएगा, है ना। क्यों नहीं रखते? क्योंकि तांबा क्या कर लेगा, वो एसिड से क्रिया करके लवण बना लेगा, और साथ में जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लवण के साथ साथ जल बनाएगा। तो जल तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो लवण बनाएगा वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी कारण से दही और खट्टे पदार्थों को हम तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं। यदि आप घर पे रख रहे हो तो गलत कर रहे हो, आपको नुकसान हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात, तांबा पहचान में आना चाहिए, है ना। कॉपर की गुंड आपको दिखा देता हूँ मैं, कॉपर कैसे दिखाई देती है। यहाँ पर देखो, नहीं तो आप स्टील को कॉपर समझो, स्टील अलग होता है, कॉपर अलग होता है। कॉपर ऐसा दिखाई देते हैं, कॉपर यहाँ पर वेसल्स लिखा हुआ है मैंने, तो वेसल्स मतलब बर्तन होता है। तो कॉपर के कुछ जो बर्तन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, तांबे के बर्तन इस प्रकार से देते हैं। इनमें से कोई सा भी बर्तन यदि आपके घर में हो, ज्यादातर बच्चों के घरों में ये होगा गुंड, इसमें की गुंड होगी, ये लोटे होंगे तांबे के जिसमें हम पूजा का जल रखते हैं, कलश वगैरह रखते हैं, है ना। तो ज्यादातर घरों में ये होगा, कलश भी होंगे, कई के घर में ये जग भी हो जाएगा, और गुंड तो बहुत सारे लोगों के यहाँ में होगी। गिलास कॉपर के हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, स्टील के यूज करते हैं। तो स्टील के बर्तन में हम खट्टे पदार्थ रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मिश्र धातु है ना। वो धातु नहीं है, स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, उसमें धातु है तो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण से दही वगैरह रखने पर वो खराब कुछ लवण नहीं बनाते हैं। जबकि कॉपर में यदि हम रखेंगे तो लवण बना लेंगे, और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए कभी भी कॉपर के बर्तन में अचार या दही रखने या मई रखने से जो है वो आपकी मम्मी मना करती हैं, या फिर हमारे पूर्वज जो है वो, मतलब जो हमारे दादी दादा वगैरह है, वो हमको मना करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। जबकि इसके उलट यदि हम उसमें पानी पीते हैं, तो आप देख रहे हो अभी इमेजेस दिखाई मैंने आपको, बहुत सारे पानी पीने के बर्तन जो है वो कॉपर के आने लगे, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर पीने के पानी का बर्तन कॉपर का है, तांबे का है, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए फायदेमंद है ना। अगर कॉपर का पानी पीते हैं हम तो हमारे लिए वो फायदेमंद हो जाता है। इसलिए आपको क्या यहाँ पर जो है वो एक सिंपल सी चीज याद रखना है आपको, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसको संतुलित कीजिए। हमको बोल दिया है कि आप संतुलित कीजिए, करते हैं अपन। इसके नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है यहाँ पर, जो कि ऑब्जेक्टिव का कारण बनता है यहाँ पर। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सॉरी, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्षारकीय ऑक्साइड बोल रहे हैं इसको, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखें। अच्छा, अब अभिक्रिया लिखते हैं हमने क्या करा हुआ है, हमने जो है वो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाई, किससे? HCl से करवाई
है ना। देखो आप ऊपर अभिक्रिया देखो, उन्होंने अभिक्रिया नहीं लिखी दी हुई, बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तो एक बार हम इसकी अभिक्रिया लिख के देखते हैं, है ना। तो हमारा जो नाम है उस वो अभिक्रिया का नाम है, हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम जो है इसमें धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने वाले हैं। तो धातु ऑक्साइड कौन सा लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड Cu2O। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Cu2O, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। CuO होता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। Cu2O भी होता है, दोनों होते हैं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर वन ऑक्साइड का फॉर्मूला केवल CuO होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, और क्यूप्रस ऑक्साइड को Cu2O बोलते हैं। दोनों होते हैं, क्यों, क्योंकि कई तत्व जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन भी एक है। इसकी संयोजकता बदलती रहती है ना। कॉपर, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो है ही, कॉपर, ऑक्सीजन सॉरी, ऑक्सीजन परिवर्तित संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता, कॉपर करता है। कॉपर की संयोजकता अलग अलग हो सकती है, जिसके कारण से इसमें दिक्कत जाती है। इसका फॉर्मूला, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2O भी होता है और Cuo भी होता है, दोनों ही इसके फॉर्मूले होते हैं। Cuo भी इसका फॉर्मूला है और Cu2O भी होता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि कॉपर परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसकी संयोजकता एक भी होती है और दो भी होती है ना। जब इसकी परिवर्तित संयोजकता एक होती है तो फॉर्मूला ये बन देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे हमको मालूम कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। 9th क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ मैं दोनों नाम, कि आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो वो समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 9th क्लास में पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले तत्व पहचानो, इसमें कौन कौन से हैं। पहला हो गया कॉपर, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। दो तत्व हो गए, तो हमको नाम लिखने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो प्रतीक चिन्ह, कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है Cu, ऑक्सीजन का हो जाता है O, है ना। सबसे पहले हमको प्रतीक चिन्ह चाहिए पड़ता है और फिर उसके बाद उसकी चाहिए पड़ती है संयोजकता, संयोजकता चाहिए पड़ती है। तो संयोजकता अनफॉर्चुनेटली कॉपर की फिक्स नहीं है संयोजकता, कभी इसकी संयोजकता एक हो जाती है, कभी इसकी संयोजकता दो हो जाती है। कॉपर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है ना, इसलिए इसकी संयोजकता एक भी हो जाती है, दो भी हो जाती है। जब एक रहती है, ऑक्सीजन की दो होती है ना। जब हम इसका क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है Cu2O। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O। कब, जब संयोजकता एक प्रदर्शित करेगा, जब संयोजकता दो प्रदर्शित करेगा ये, जब संयोजकता दो प्रदर्शित करेगा कॉपर, और ऑक्सीजन की तो दो होती है, ऑक्सीजन की चेंज नहीं होती। तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा Cu2O2। अब बोलोगे भैया अब ये तो उल्टा ही आ गया, लेकिन इस Cu2O2 को हम सरलतम रूप में लिखने के लिए Cuo लिखते हैं, Cu2O नहीं लिखते हैं, Cuo लिखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला एक ये वाला बनता है और एक Cuo2 भी बनता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सही है ना, दोनों ही होते हैं। हमको पता कैसे चलेगा कौन सा कॉपर लेना है, तो अभी हम जो है वो Cuo लेके सॉल्व कर लेते हैं। Cu2O देख लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आता है, दोनों को देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके, है ना, कि किस कॉपर से कैसे बनता है। तो पहले हम Cuo ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमको किससे करवानी है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमको जो है वो अम्ल से करवानी है, यानी कि HCl से करवानी है, HCl से करवानी है। अच्छा, बनता क्या है, अभी हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम अम्ल की क्रिया किसी धातु के ऑक्साइड से करवाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो जल पहले, लवण कौन सा बनता है हमको पता नहीं है, जल का फॉर्मूला तो पता है, जल का फॉर्मूला लिख लेते हैं H2O। और उसके बाद बोलते हैं कि लवण कौन सा बनेगा, तो देखो H2O निकल गया। अब यहाँ पर बनेगा कॉपर क्लोराइड, है ना। और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो एक बार कंफर्म करके लिखता हूँ। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। तो ये बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2, CuCl2। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम जो है हाइड्रोजन हमको दो चाहिए तो हाइड्रोजन के आगे दो लगा देंगे, क्लोरीन भी दो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी दो है,
कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, बस हमको 2HCl लगाना था, रिएक्शन बैलेंस हो गया, है ना। सिंपल सी रिएक्शन है। अब आप बोलोगे भैया उससे भी करके बताओ दूसरा वाला, अगर है तो Cu2O से करें, यदि हम Cu2O से करें इसकी क्रिया, यदि हम HCl से करवाते हैं तो भी कॉपर क्लोराइड तो बनना ही है। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2 प्लस H2O। ये तो बनना ही है, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। बस अब रिएक्शन बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। रिएक्शन बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, कॉपर हमको 2 चाहिए तो कॉपर के आगे 2 लगाना पड़ेगा, देखते हैं बनती भी है कि नहीं बनती। कॉपर के आगे 2 लगा दिया। अब क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, है ना। 4 हो गए तो यहाँ पर हमको 4 करना पड़ेंगे, तो आगे 4 लगाना पड़ेगा। जैसे 4 करेंगे तो हाइड्रोजन भी 4 चाहिए, हाइड्रोजन 4 करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, अभी केवल एक ही है तो आगे 2 लगाना पड़ेगा। कॉपर फिर से 4 हो गए, है ना, कॉपर 4 हो गए तो यहाँ पर हमको 4 लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो क्लोरीन 8 हो जाएंगे तो क्लोरीन 8 लगाना पड़ेगा। देख रहे हो रिएक्शन बैलेंस हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। मतलब ये वाली रिएक्शन हम अब जैसे इसको 8 कर दिए तो हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 8 करेंगे तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन बढ़ गए। तो आप देख रहे हो रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही। मतलब हमको कॉपर ऑक्साइड कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कॉपर ऑक्साइड जो है वो उसका फॉर्मूला CuO वाला लेना पड़ेगा, ना कि Cu2O वाला लेना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ गई। दोनों फॉर्मूले सही है कॉपर ऑक्साइड के, CuO भी फॉर्मूला है और CuO2 भी फॉर्मूला है ना। लेकिन हम कौन सा लेंगे, CuO। मैंने दोनों से आपको अभिक्रिया करवा के दिखा दी, जिसके कारण से आपको समझ में आ जाए कि कौन सी उसमें अभिक्रिया बैलेंस ही नहीं हो रही है। मतलब सही अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ये वाली CuO प्लस HCl चेंजेस टू। यहाँ पर देखो CuO क्या है, यहाँ पर CuO जो है वो धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, HCl क्या है, अम्ल है। धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाएंगे, यदि हम धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाएंगे तो हमें लवण मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, पानी मिलेगा, है ना। तो ये हमने एक अभिक्रिया देख ली। अगर हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया करवाएं, जिंक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाएं किसी, है ना, तो जैसे हम H2SO4 से करवाते हैं जिंक की क्रिया, जिंक ऑक्साइड की क्रिया H2SO4 से करवाते हैं, तो यहाँ पर पानी तो निकलना तय है, पानी निकलेगा H2O, H2O निकल गया। बचा क्या क्या है, देखो H2O निकल गया, बचा हुआ है ZnSO4, ZnSO4 बचा हुआ है, यहाँ पर लवण बनेगा ZnSO4। कितनी सिंपल सी रिएक्शन है कि नहीं है। पानी निकाल दिया, लवण बना H2SO4, तो सिंपल सी रिएक्शन है ZnSO4। तो जब भी हम किसी धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया, याद रखेगा, याद रखिएगा सभी लोग, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल से करवाते हैं, HCl हो या H2SO4 हो, कोई भी अम्ल से करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको लवण मिलता है, हमको लवण मिलता है और पानी मिलता है, और हमको पानी मिलता है। तो हमने कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया देखी HCl के साथ, और जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखी H2SO4 के साथ। तो इस प्रकार हम बहुत सारी अभिक्रिया बना सकते हैं अपनी मर्जी से। एक रिएक्शन हमने आज ये देख ली। उसके बाद आखिरी रिएक्शन है आपकी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, है ना। इसको और देख लेंगे एक बार, तो आपकी जो है वो लगभग लगभग रिएक्शन खत्म हो जाएंगी। उदासीनीकरण की प्रोसेस अभी फिर से आएगी, सारी नहीं हुई है बात खत्म, लेकिन हाँ इसी के साथ आपकी केमिकल रिएक्शन, आपके जो रासायनिक गुण हैं अम्ल और क्षारकों के, वो खत्म हो जाएंगे। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। देखो कितने छोटे टॉपिक थे, 6 टॉपिक थे केवल। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि अधातुओं के ऑक्साइड, है ना। तो आपने कार्बन क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब हम चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब चूने के पानी में हम फूकते हैं, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होता है। तो हमने वाली अभिक्रिया देखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ऊपर देखो, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। सेम केस अधात्विक ऑक्साइड क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक बार फिर से आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आ जाता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये वाला जो पॉइंट था, धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, दोनों जस्ट उल्टा है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसकी अभिक्रिया हम लिख के देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, अभी देखिए आपने धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ देखी तो लवण और जल बन रहा है। अब देखोगे आप अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि जैसे CO2। अभी बोलोगे इसमें अधातु कौन सी है, तो इसमें अधातु जो है वो अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन है। कार्बन इसमें अधातु है, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक से करवा रहे हैं। क्षारक है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम चूना पानी बोल रहे हैं, चूने का पानी बोल रहे हैं, है ना। चूने के पानी में यदि हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमें मिलता है एक लवण और पानी, लवण और पानी। तो पानी निकाल देते हैं पहले, H2O, यहाँ से H2O निकल गया, बचा क्या है, CaCO2 बचा हुआ है ना, जबकि CaCO2 कुछ नहीं होता, CaCO3 होता है, CaCO3। ये वाली रिएक्शन तो मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगे आप। चूने के पानी में अगर हम फूंक मारते हैं, चूने के पानी में, ये क्या है, COH का होल ट्वाइस, इसी को हम जो है बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना भी रहेगा, जब ये ठोस अवस्था में रहेगा तो पाउडर जैसा दिखेगा, और यदि हम इसको पानी में घोल देंगे, यदि हम इसको पानी में घोल देंगे तो वो चूने का पानी बन जाएगा। इसलिए इसमें एक्वस फॉर्म लिखना और सॉलिड फॉर्म लिखना जरूरी हो जाता है ना। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में हम अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षारक से करवाते हैं, तो हमें एक लवण प्राप्त होता है और पानी प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से आपकी 6 रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। वो छह रिएक्शन कौन कौन सी है, एक बार फिर से देख लो, 2 सेकेंड। तो 6 रिएक्शन कौन कौन सी थी, ये देखो यहाँ पर। कल फिर से इसका रिवाइज करवाऊंगा खैर, लेकिन आज देख लो आप, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। 6 ये कौन कौन सी थी अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में, पहली थी अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। तो अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाते हैं, उत्पन्न करते हैं। अम्ल हो या क्षारक, दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल रहे होते हैं। फिर उसके बाद अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, केवल अम्ल की। धातु कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब भी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, पानी मिलता है और लवण मिलता है ना। ये हमने देखी थी। फिर उसके बाद अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया जो आज हमने देखी, उदासीनीकरण की प्रोसेस बोलते हैं, लवण और इसमें हमको लवण और पानी मिलता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अम्लों के साथ HCl के साथ करवाएंगे तो हमें जो है वो लवण और पानी मिलता है। और ऐसी इसी प्रकार क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें लवण और पानी मिलता है। मतलब आप देखोगे आखिरी के 3 जो है उदासीनीकरण की प्रोसेस, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, सभी में हमको जो है लवण और पानी जो है वो मिल रहा होता है। ध्यान से देखो इधर, आप खुद ही देखो। और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ये भी लवण और जल बनाता है हमको। और यहाँ पर जो हमने उदासीनीकरण की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें भी क्या मिलता है हमको, लवण और जल ही मिल रहे होते हैं। तो आखिरी की 3 तो बिल्कुल सेम है, लवण और जल ही बना रहे होते हैं, बस स्टार्टिंग की 3 जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से, वही आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपके ये अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म खत्म होते हैं। और यकीन मानिए बस ये 6 टॉपिक हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। पहली बार पढ़ने के हिसाब से मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ केमिकल के नाम रट गए होंगे अभी से, कुछ के बाकी होंगे तो वो धीरे धीरे रट जाएंगे। पहली बार पढ़ने के हिसाब से काफी ये बहुत अच्छा है। पहली बार पढ़ने के हिसाब से आपको जो है वो यही पता होना चाहिए कि 6 टॉपिक हैं, उसमें जो है हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं पहले, फिर क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल धातु से करवाते हैं,
धीरे धीरे ऐसे करके आपको 6 टॉपिक याद रखना है। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको उदासीनीकरण की प्रोसेस बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कहलाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि अधातुओं के ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी अधातुओं के ऑक्साइड है। अगर ये आपको पता चल गया तो आपका पहली बार पढ़ने का मकसद पूरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा सब, है ना। अब हम कल जो है वो नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसको पहले बार रिवाइज करेंगे हम कल थोड़ा सा, और सारी रिएक्शन को एक बार फिर से लिख के देखेंगे। एक बार आपका होमवर्क का काम भी बनता है कि आपको ग्रुप में नहीं भेजना है, लेकिन 6 के 6 रिएक्शन जो आई हैं आपकी, मतलब मुश्किल से 10 या 12 रिएक्शन है, उन सभी रिएक्शन को एक बार लिख के देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कल मैं जब आपको समझाऊं तो आप मेरी गलती पकड़ पाओ, है ना। फिर उसके बाद जो हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि दो जो अच्छे खासे टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक की थी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।